आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश। आज देश एक बेहद विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। मोदी सरकार जो देश का मिलिट्री सिस्टम है, जो फौज का पूरा सिस्टम है, उसमें बड़े बदलाव के लिए उसने तैयारी करी। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के अगले ही दिन जिन नई व्यवस्थाओं की देश के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख बेहद तारीफें कर रहे थे, उसके विरोध में देश की नौजवान आबादी अगले दिन सड़कों पे आ गई और सड़कों पर आकर भयानक उपद्रव हुआ। इसको अलग अलग लोग भिन्न भिन्न रूपों में भी देख सकते हैं। भिन्न भिन्न रूप तरीके से लोग इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे हिंसक और स्वतः स्फूर्त आंदोलन और अराजकता और तमाम चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो तस्वीरें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारे नए सवाल खड़े करते हैं जिस पर देश के हर इंसाफ पसंद, शांति पसंद और बेहतर समाज का सपना देखने वाले लोगों को चिंतन मनन करना होगा। देश के एक जिला, एक शहर, एक राज्य, एक इलाका नहीं, बल्कि पूरे देश के 10 से ज़्यादा बड़े राज्यों में वहाँ की तमाम नौजवान आबादी ने बड़े प्रदर्शन किए। सरकारों को उसके दबाव में जगह जगह धारा 144 लगानी पड़ी। कई जगहों पर इंटरनेट पर बैन करना पड़ा। कई जगहों पर पुलिस को विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ी। कई जगह आंसू गैस के गोले चले, कई जगह पर गोलियां चली, कई जगह पर डीसी कार्यालय में भी पथराव हो गए। और इस तरह की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। फरीदाबाद जैसा शहर, जो कि मुख्यतः कारखानों का शहर, मजदूरों का शहर है, वहाँ पे भी इस तरीके की बड़ी हलचलें देखी। फरीदाबाद के पड़ोसी इलाकों, हम कहेंगे बल्लभगढ़ के विशेष क्षेत्रों में, पलवल के इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें पूरे दिन मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। और ऐसे में हमारे साथ हैं इनकलाबी मजदूर केंद्र के नेतृत्वकारी साथी संजय मौर्य जी, और हम उनसे ये जानेंगे आज कि इस पूरा ये मामला बना, फौज में इस तमाम चीज़ों में बदलाव और उसके बाद इस तरह के प्रदर्शन, इसको आप कैसे देखते हैं? एक मजदूर नेता, मजदूरों को संगठित करने वाला कार्यकर्ता, मजदूरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने समझने वाला व्यक्ति इस पूरे मामले को कैसे देखता है, कैसे समझता है? संजय मौर्य जी। देखिए, एक तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो जो आंदोलनकारी हैं वो अपने आंदोलन को उपद्रव नहीं मानते, और जो शासक वर्ग के लोग हैं उसे उपद्रव, या और भांति भांति के लोग हैं उसे उपद्रव मानते हैं, बोलते हैं। और चल रहा है देश भर में। अब सवाल ये है कि जो मोदी जी की सरकार है वो देश में ऐसे कानून लेके ही आती है जो जिसका विरोध होता है। और विरोध जब होता है तो कभी हम लोग कुछ टाइम देखेंगे कि सरकार में बैठे हुए लोग, न्यूज में जब आप चैनलों की बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े पत्रकार या बुद्धिजीवी या तमाम जो सरकार के सपोर्टर लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसका फायदा उनको नहीं मालूम। किसको? जो प्रदर्शन कर रहे हैं नौजवान हैं, जो 2 साल 3 सालों से एक तो इसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैं दोनों पक्षों पे बात रखना चाहूँगा। एक तो ये कि कोरोना टाइम में जो भर्ती होनी थी आर्मी में, मिलिट्री में, वो भर्ती नहीं हुई। किस नाम पे? बोले कोरोना है। हालांकि ये बात उतना ही मतलब जुमला साबित हुई सरकार की। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, इलेक्शन हो गए, मगर नौजवानों की भर्ती आर्मी में नहीं हुई। अब जो कोरोना से पहले अपनी तैयारी कर रहा है, 2 साल से पढ़ाई छोड़ करके लगा हुआ है तैयारी करने में, आर्मी में जाना चाहता है, मिलिट्री में जाना चाहता है, उसको क्या हुआ? 2 साल कोरोना खा गया। अब उसकी उम्र आपने 17 से 21 कर दिया, अब वो 21 साल से ओवर हो गया, तो वो क्या कर रहा? उसके तो सपने टूट गए। खाली वो नौकरी का सपना नहीं था, देशभक्ति उसका एक जज्बा था, वो सारा कहाँ चला गया? वो जज्बा टूट गया। तब क्या हुआ? हम लोग हरियाणा के अंदर ही देख रहे हैं, सचिन नाम का एक लड़का खुदकुशी कर लेता है इसी के बाद। अब ये क्या दिखाता है? उसे हताशा में ले जाता है। रही बात सरकार के जो कानून है, कानून क्या है? जहां आर्मी में जाने के लिए दिन रात मेहनत करके नौजवान भारत का एक सोल्जर तैयार होता था, वो जाके आर्मी में ट्रेनिंग लेता था, 15 साल 17 साल सर्विस कर लेता था, उसके बाद रिटायर होता था।
अब सरकार क्या ले आई है, सरकार लेके आई है कि भाई अब तुम्हें हम 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं आर्मी में। ठीक है जी, 4 साल के लिए किस आधार पे दे रहे हो? बोल रहे हैं उम्र कर दिया 17 से 21 बोल रहे हैं। मैंने सुना उनका स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि इससे जो नए यंग लोग आएंगे उनमें ज़्यादा ऊर्जा होती है, वो ज़्यादा तकनीकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो ज़्यादा मतलब युवा होंगे, यंग होंगे। ये भारत में नई ऐसी मतलब बोले कि इन्होंने थीसिस कर दी, ऐसी एक नौजवानों के बारे में धारणा पैदा कर दी कि 21 के बाद नौजवान नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको 40 साल में, 30 साल में, 35 साल में जिन्हों को परमवीर चक्र इसी देश में मिला है, आज वो जो है 21 साल से ऊपर आर्मी में जाने की स्थिति में नहीं है। ये सरकार का पहली बात तो गलत सोच और गलत तरीका है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उनको हम क्या करेंगे 4 साल में जी, पहले साल में ही हम उनको 30,000 दे रहे हैं तो इतना दे रहे हैं, फिर 40,000 पे चौथे साल में रिटायर होगा, 11 लाख समथिंग कुछ पैसा दे के उसको भेजेंगे, वो कहीं रोजगार कर लेगा। सबसे बड़ी बात ही यही है कि ये करना क्या चाहते हैं। इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो मालिक हैं या और पूंजीपतियों ने, मैंने एनबीटी में एक अखबार में, सॉरी अखबार का एक एड देखा, उसमें लिखा हुआ है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, उनके लिए अवसर होगा, दूसरे क्षेत्रों में अवसर होगा। किसके लिए? आप आर्मी में ट्रेनिंग देके हमारे नौजवानों को पूंजीपतियों की सेवा में लगाना चाहते हैं, वो भी कहाँ? ठेकेदारी में। ये असल मंशा है। और ये मंशा देखिए, इन नौजवानों से भी मैं एक बात इसमें मैसेज देना चाहता हूं। जो बात आप कह रहे हैं तो उसमें तो अभी पिछले दिनों से भारत सरकार की एक बड़ी योजना कौशल विकास योजना के नाम पर देश के बड़ा पैसा, बड़ा साधन इस पे खर्च किया गया है कि देश के नौजवानों को, देश के इंडस्ट्री को काबिल नौजवान नहीं मिल रहे हैं। तो उस योजना का क्या हुआ कि फिर ये नई योजना के तरीके से फिर देख लिए? देखिए, असल में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो मजदूर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो कौशल विकास योजना, नीम परियोजना, ये बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं थी जो आज कहीं जमीन पे दिखाई नहीं देती। इसके पीछे की जो मंशा है, और वही कहाँ अप्लाई किया सरकार ने, कहाँ लागू किया? जो आर्मी है उसमें भी लागू किया। सरकार असल में मैं बताना चाहता हूँ कि जो किसान है, जो गरीब तबका है देश का, हिंदुस्तान का, हमारे देश के सभी राज्यों से लगभग आर्मी में आते हैं नौजवान, और कारखानों में काम करने आते हैं, जहाँ यूपी, बिहार, आंध्र, ये जो है मध्य प्रदेश या उड़ीसा, गरीब जो हमारे खास करके राज्य हैं, वो वहाँ से ज़्यादातर कारखानों में मजदूर काम करने आते हैं। जैसे बिहार में हमें ज़्यादा आंदोलन दिखाई दे रहा है कि तीखा हो रहा है, और बिहार से ही आपको जगह जगह मजदूर दिखाई देंगे और आर्मी में भी जाने वाले दिखाई देंगे। ये क्या है? असल में सरकार ने क्या किया कि इसको लाने से पहले, अग्निपथ लाने से पहले, अग्निवीर बनाने से पहले मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा के तहत 44 श्रम कानूनों को जो है 4 श्रम संहिताओं में समाहित करके सरकार ने क्या किया कि देश के कारपोरेट को, एक मजदूर बोलना ज्यादा गलत हो जाएगा जो नीतियां हैं, बल्कि गुलाम सौंपना चाहती है। भारत के मजदूरों को गुलाम बना करके देश के कारपोरेट को, अडानियों अंबानियों को ये सरकार सौंप देना चाहती है। क्या? हायर एंड फायर लेके आती है, जब मर्जी रखो, जब मर्जी निकालो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कारखाने के अंदर नियुक्ति होगी, तब भी निकाल दिया जाएगा। यही चीज वहां भी लागू करके, वहां ट्रेनिंग दे करके हमारे देश के जो नौजवान हैं, जिसमें हमारे देश की जनता के पैसे से उनको आर्मी में ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल रिटायर होने के बाद अडानी साहब के कारखाने के गेट पे उसे सिक्योरिटी बना के खड़ा कर दिया जाएगा। जो देश की सेवा करने गया था उसे जाकर के अंबानी साहब के कोठी पे लगा दिया जाएगा। ये जो योजना है सरकार की, ये खतरनाक है, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जो है सरकार का, यही नीम परियोजना थी, यही जो है कौशल परियोजना थी, वो इसी तरह का गेम खेलती है सरकार, और इसलिए ये ठीक नहीं है। सरकार आर्मी के अंदर ठेकेदारी लाना चाहती है, वो दूसरे देशों का उदाहरण दे रही है। दूसरे देशों के कई मायने हैं। आप क्या क्या हल करेंगे? इजराइल से सीखते हैं। हम इजराइल बनाना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान को? भारत के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, वो ठेके में काम नहीं करेगा, इसलिए सड़कों पे आया। लेकिन ये बताइए कि जब देश के रक्षा मंत्री इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जिस तरीके से पूरा तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं और भी जो सरकार पक्षधर बुद्धिजीवी है, सरकार के प्रवक्ता हैं, तमाम
ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि इसके बहुत फायदे हैं, बहुत विचार विमर्श करके पूरी देश दुनिया का सेनाओं का आकलन करके इस योजना को लाया गया है, और इसके फायदे जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, आम जनता को, नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग उन्हें भड़का रहे हैं, और इस तरीके से ये सारा बवाल हो रहा है। आप क्यों नहीं उसके फायदों को देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस फायदे को आम जनता को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सरकार जब से खास करके बीजेपी की, मोदी जी की सरकार आई है, तब से हम देखते हैं कि जो योजना ये लेके आते हैं, सिर्फ मोदी जी की जो एक मंडली है उसी के समझ में आता है। जब ये सीए एनआरसी लेके आए, एनपीआर लेके आए, और अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ मोदी जी को और मोदी जी के सपोर्टर भक्त लोगों को समझ में आ रही थी बात। ऐसे ही एक तीन कृषि कानून लेके आए, तीनों कृषि कानून किसानों को छोड़ करके बाकी मोदी जी को समझ में आ रहा था, किसानों को समझ में नहीं आ रहा था, मजदूरों को समझ में नहीं आ रहा था। देश का किसान विरोध कर रहा है मगर उनके समझ में नहीं आया, उनका ही फायदा उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि मोदी जी कानून ही ऐसे लेके आए। ये जीएसटी लेके आए, जीएसटी जो है देश के व्यापारियों को समझ में नहीं आया, सिर्फ मोदी जी के और उनके समर्थकों को समझ में आया। ऐसे ही अब ये अग्निपथ और अग्निवीर योजना लेके ऐसी फिल्मी स्टाइल वाले नाम लेके आए हैं। अब ये जो है हमारे देश के नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। अब ये ले ही ऐसी नीतियां लाते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसे प्रावधान लाते हैं कि जो देश जिसके लिए लाते हैं उसके समझ में नहीं आता, और फिर इनको होता क्या है, वापस भी लेना पड़ता है। ये ऐसे ही लाते हैं। असल में ये लाना ही वही चाहते हैं कि जो मोदी जी और उनके जिनके वो अनुयायी हैं, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, अडानी साहब के फायदे में हो, अंबानी साहब के फायदे में हो, देखिए वो नहीं विरोध करते, वो समर्थन करते हैं, देश की जनता विरोध करती है। तो फायदा अडानी साहब को पता है, अंबानी साहब को पता है, नौजवान जानता है कि वो ठेकेदारी में क्यों जान देने जाएगा। जाना चाहिए ना, इन नेताओं के बच्चों को लगा दीजिए। हैं भाई, तुम्हारे बच्चे राजनीति में बैठ करके, एसी के कमरे में बैठ के, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री संतरी वो जो है एसी कमरे में बैठ करके कानून ऐसे बनाते हैं कि आर्मी में ठेके में मजदूर का बच्चा काम करेगा, गरीब का बच्चा काम करेगा, किसान का, और उसे ये समझाते हैं कि उसके समझ में नहीं आ रहा फायदा, उसे खूब समझ में आ रहा है। असल में तुमने धर्म और जाति का जो नफरत उन्हीं नौजवानों में डाला था, उसका नशा अब धीरे धीरे उतारा। उन भाइयों से भी मेरा कहना है कि भाई, जो तुम्हें इन्होंने सुख दिमागी तौर पे जो एक अनुभूति, जो तुम्हारा बेरोजगारी, तुम्हारी जो है हैरानी परेशानी, शिक्षा एजुकेशन सब जो खत्म था वो है नहीं, और तुम जो एक आनंदित हो रहे थे धर्म के नाम पे, वो अब टूट रहा है भरम, और इनकी नीतियां वहां पहुंच रही है। और वही नौजवान जो कल इनके साथ खड़ा था, जो कल बुलडोजर चलने पे खुश हो रहा था, आज उस पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं उसको भी आज जो इनके खिलाफ होगा, मोदी जी के लोगों को ये समझ में आता है, जो इनके खिलाफ होगा यानी इनकी नीतियों का विरोध करेगा वो देशद्रोही हो जाता है। अभी कुछ लोगों को मैंने सुना बोलते हुए, जो मोदी सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये जो है बहकाए हुए लोग हैं। अरे यार, तुम नीति किसान बहकाया हुआ, अल्पसंख्यक बहकाया हुआ, व्यापारी वर्ग जीएसटी में बहकाया हुआ, अब नौजवान जो देश की सेवा करना चाहता है वो भी बहकाया हुआ। तुम ही एक देश के लिए जो है बहकाए हुए नहीं हो। हम तो कह रहे हैं कि ये नौजवान जिस दिन समझ जाएगा ना कि असल में ये मोदी मंडली बहकाई हुई है अडानियों अंबानियों द्वारा, तो उस दिन सीधा हो जाएगा मामला। आपका कहना है कि उनके हिसाब से देश में कोई सुसभ्य सुसंस्कृत नागरिक ही नहीं बचा है जो बहकाने से बचा हो, जो अपने तय कुछ सोच पाता हो, अपने तय कुछ समझ पाता हो, अपने तय कुछ फैसले ले पाता हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब ये पूरा देशव्यापी एक विरोध प्रदर्शन नौजवानों ने किया, सारे देश की मीडिया में वो चर्चा का विषय बना, निश्चित तौर पर वो थोड़ा वो तस्वीरें हम भी उनको अच्छा नहीं मानते हैं। कहीं भी कोई हिंसा होना, कहीं भी कोई इस तरीके की चीज़ होना कि हम पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि तमाम बुद्धिजीवी, तमाम मीडिया, तमाम जो नौजवानों की जो ये आंदोलन रहा, इसको हिंसक, अराजक, सरकारी संपत्ति का नुकसान और तमाम इस तरह के चीज़ों से कह रही है, बोल रही है। लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि आखिर इस तरह की परिस्थितियों में जब नौजवानों के सामने इतना बड़ा संकट खड़ा है, इस तरह के वो भविष्य जो पूरा अंधकार में उनको दिखता है, तो वो करें तो करें क्या? उनके पास रास्ता क्या बचा है और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए,
पहली बात तो ये कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि संपत्ति का नुकसान हो रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, वो लोग असल में ये छाती पीट कौन लोग रहे हैं? संपत्ति का हिंसा का सपोर्टर कौन होगा? कोई नहीं, वो नौजवान भी नहीं है, हम भी नहीं है, कोई नहीं हिंसा का सपोर्ट कर रहा है। कौन देश में हिंसा का सपोर्ट करेगा? सब सरकारी संपत्ति का नुकसान कौन सपोर्ट करेगा? असल में ये जो छाती पीट रहे हैं उनकी बात मैं मंशा समझाना चाहता हूँ। उनकी मंशा क्या है? वो पत्रकार जो चाटुकारिता करके धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग असल में बताना क्या चाहते हैं? जब भारत की, देश की जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई से, आनापाई से खड़ा किया हुआ रेलवे नेटवर्क पूरा जब अडानी के हाथ में जाता है, तब वो नहीं चिल्लाते कि देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। वो तब भी नहीं चिल्लाते हैं कि जब इस देश की खदानों को, देश के उद्योगपतियों को औने पौने दामों में बेच दिया जाता है, तब भी उनको सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं दिखाई देता। जब इस देश का बीएसएनएल जैसा नेटवर्किंग सिस्टम पूरा का पूरा पूंजीपतियों के हाथ में बेचने के लिए बर्बाद किया जाता है, तमाम संपत्तियां, चाहे जो भी सरकारी संपत्ति है, यहाँ तक कि बैंक, एयर इंडिया से लेकर के तमाम चीजें जब पूंजीपतियों के हाथ में लुटाया जा रहा है, तब वही जो आज छाती पीट रहे हैं कि जो है सरकारी संपत्ति का नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान, वो तब छाती नहीं पीट रहे, तब वो कसीदे गढ़ रहे थे, तब मीडिया में वो समझा रहे थे कि इसके फायदे बता रहे थे कि ये जो है देश की जनता के हाथ में जो रेलवे है, अडानी साहब के हाथ में चली जाएगी तो देखिए देश कैसे तरक्की होगा। जब एयर इंडिया बिक गया तो वो नहीं बताता कि देश की संपत्ति और राष्ट्र के नुकसान है, बल्कि देश के पूंजीपति के पक्ष में कसीदे कर रहा है, तो वो लोग छाती पीट रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि भाई देश की संपत्ति का नुकसान होना चाहिए, और कोई नुकसान है, उग्र है देश का जवान, तो देश की सरकार उसके लिए जिम्मेवार है जी। देश की सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आती है कि हिंदुस्तान के नौजवानों को जो अपना लहू इस देश के लिए देना चाहते हैं, उन्हें ठेकेदारों के कदम में लौटाना चाहती है सरकार, इसलिए सर को भर के हुए हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देश के नौजवान जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और क्या इस तरीके के 1 दिवसीय 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उन नौजवानों को जो हक हकूक है उन्हें मिल सकते हैं, और क्या इस तरह के प्रदर्शनों से मोदी सरकार को घुटनों के बल लाया जा सकता है, उनके फैसलों को वापस कराया जा सकता है? क्या संभावना देखते हैं, या नौजवानों को कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कुछ और तौर तरीके अपनाने चाहिए? देखिए, एक तो ये सवाल कि क्या कोई हिंसा को सपोर्ट नहीं करता कोई भी, मगर जनता के सामने नौजवानों की बात मैं कर रहा हूँ। नौजवान कहाँ जाएंगे जी? करेंगे क्या? धरना नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं देंगे, तो क्या करें? जब सरकार के और नुमाइंदे और उसकी मीडिया, गोदी मीडिया, खास करके गोदी मीडिया, जो दिनों रात हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और इराक, और वो जो यूक्रेन और जो है रूस, उससे जब चैनल चलाओ तो यूक्रेन और रूस चल रहा है। भारत में, पाकिस्तान में महंगाई की खबर रोज सुन लो, क्या रेट का टमाटर है हर आदमी जानता है, पाकिस्तान में पता लग जाएगा। भारत में क्या स्थिति है वो कोई नहीं बता रहा है। तो ये वो लोग हैं असल में। मैं गोरख पांडे की जो है लिखी हुई पंक्ति मैं बताना चाहता हूँ कि जो छाती पीट रहे हैं वो लोग, वो है कि उन्होंने लिखा था एक पंक्ति कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है। ये सुबह सुबह की बात है, ये गोरख पांडे तब लिखे। इन लोगों के जो ये जिनको हम सुन के छाती पीट रहे हैं, ये वो लोग हैं। असल में जनता सब जानती है कि सरकार कौन सा पक्ष रख रही है, कौन सा, उसे क्या करना है। आंदोलन जनता का अधिकार है। लोकतंत्र में सड़क पे आना, धरना, प्रदर्शन, ये जनता का अधिकार है, और नौजवान अपने अधिकार के लिए यदि जो धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, वो जायज है, उनके लिए करना चाहिए। उन्हें तो इस सरकार से अपने मैं कह रहा हूं कि वो 4 साल की नौकरी के लिए अपनी नौकरी पे ही क्यों आ रहे हैं? वो देश का जो उसी का एक दूसरा भाई कारखाने के अंदर ठेकेदारी में 7,000 8,000 में जान दे रहा है, वो भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं, हम कह रहे हैं कि वो उनकी लड़ाई वहां भी बनेगी। किसानों की जो लड़ाई थी, मजदूर कारखाने के अंदर मजदूरों को गुलाम बना दिया गया है, उनका और इनका सबकी लड़ाई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे नौजवान मजदूरों को जानता हूँ जो आज फैक्ट्री कारखानों में काम कर रहे हैं, और उन्होंने वो फौज में जाने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। हाँ, कर रहे हैं। वो फौज में जाना चाहते हैं, कारखाने में काम कर रहा है। वो जो है कारखाने में काम इसलिए कर रहा, वो यहाँ मेहनत कर रहा कि उसकी बहन की शादी करनी है, उसके पिताजी बीमार हैं, उनकी इलाज कराना, उसकी माँ बीमार है, उसके घर में खर्चा नहीं चल रहा। इस कंडीशन में वो देश की सेवा भी करना चाहता है और आर्मी में नौकरी करना चाहता है।
और मोदी जी कह रहे हैं कि उसका फायदा समझ में नहीं आ रहा, वो 4 साल में जो है रिटायर कर देंगे, भूतपूर्व बना देना चाहते हैं। ये वो समझता है ये एक जो हाँ वर्तमान में ये जो एक पूरा मामला चल रहा है, जो पूरा ये पूरा घटनाक्रम है, पूरा जो ये परिदृश्य एक बना है पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन इसकी बाहरी परिधि में एक खास चीज और नजर आती है, जिसको हिंदू राष्ट्र का सपना कहा जाए। ये मोदी सरकार जब से आई है या आने से पहले भी उसने एक ये ही नारा लोगों के दिल दिमाग में भरा कि हिंदू राष्ट्र बनना है और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जनता के उसमें तमाम मुख्यतः वो इसी तरफ ध्यान लगाए रखती है, बाकी चीज़ों से ध्यान हटाती है। आप कैसे देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का हिंदू राष्ट्र से क्या तालमेल है, और आगे चल के अगर कोई हिंदू राष्ट्र होगा तो कैसा होगा और जनता को कैसे समझना चाहिए? देखिए मैं उन नौजवानों के लिए, उसमें भी जो आज रेलवे में और सॉरी आर्मी में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे थे, विरोध करें, वो भी हिंदू राष्ट्र में कई ऐसे नौजवान होंगे जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और मोदी जी का जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है। असल में वो हिंदू राष्ट्र में उन नौजवानों को भी बताना चाहता हूँ, और जो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ, असल में मोदी जी का हिंदू राष्ट्र अडानी और अंबानी का राष्ट्र है। अडानी अंबानी का वो राष्ट्र जिसमें उनके यहाँ मजदूर गुलाम बन करके आज से 100-150 साल पहले जो स्थिति थी, ना आप यूनियन बना सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना आप कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपराध बना दिया गया था। अपराध था, आज फिर अपराध बना दिया गया है। आज जो है ये जो 44 श्रम कानूनों की जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो सब जगह लागू हो रहा है जी। अभी ये लेके आ रहे हैं कि जो है ऑटो सेक्टर में जो है हड़ताल या प्रदर्शन, इस तरह का हड़ताल जो है गैर आवश्यक से जो है सेवा शर्तों में उसको डाल रहे हैं। भाई तुम तो ऑटो सेक्टर में जो है मोदी जी कानून लेके आ जाएंगे कि मजदूर वहाँ जो है हड़ताल करेगा उस पर एस्मा लगा देंगे, उसे गैर कानूनी घोषित कर देंगे। ये क्या है? ये असल में हिंदू राष्ट्र अडानी अंबानी का राष्ट्र है, और जिसे इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। ये देश अडानी अंबानी का राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह का राष्ट्र बनाना है। और वो कौन सा राष्ट्र होगा? समाजवाद, मजदूरों, किसानों, गरीबों का, इंसान द्वारा इंसान का शोषण बंद हो जाए। ये कैसे राष्ट्र का सपना भगत सिंह जो देखते थे, वो सपना कहाँ गया? वो नौजवान नहीं चाहता, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ये किसकी देन है? उसकी नहीं है, उसका डिमांड नहीं है, ये उसके ठूस दिया गया है। किसके द्वारा? जब मैं कह रहा हूँ कि अडानी का राष्ट्र होगा हिंदू राष्ट्र, तो अडानी के चैनलों द्वारा। अंबानी का राष्ट्र होगा हिंदू राष्ट्र, अंबानी के चैनलों द्वारा। सुभाष चंद्रा का राष्ट्र होगा जो है हिंदू राष्ट्र, ये उसके चैनलों द्वारा दिमाग में नौजवानों को ठूस दिया गया है कि हिंदू राष्ट्र तुम्हारा राष्ट्र होगा, जबकि ये पूंजीपतियों का, कारपोरेट का राष्ट्र होगा। ये जो है बात इनको समझनी पड़ेगी, मजदूरों को भी, नौजवानों को भी, हर किसी को। आज जो है गिग मजदूर के प्रयोग जो है ये परिभाषा गढ़ के आ रहे हैं। आज जो है ये ठेका मजदूरों को जो है कानून बना दे रहे हैं ठेका में खटाने का। आर्मी में आप ठेके में भेज देंगे, 4 साल के लिए भेज देंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं, एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि कई सालों से कहीं भर्ती नहीं हो रही है, और ये कह रहे हैं कि जो 4 साल में रिटायर होके अग्निवीर लौट के आएंगे, फौजी भाई बोलते थे। यह बोलता था हिंदुस्तान में, किसी भी फौजी को बोला फौजी भाई, सर हाथ जो है लोगों का सम्मान में भी उठता था फौजी भाई के नाम पे। आज वो अग्निवीर, ऐसा फिल्मी नाम ले आए हैं। उन वीर लोगों को कहाँ कायरों की तरह खटाने की इनकी योजना है? अडानी साहब के दरवाजे पे। मैं इसी बात का अंदेशा जो पहले से था और आज ये कर रहे हैं, और पूरे देश में ये ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो इस मॉडल को कोई लागू करेगा, कोई भी सरकार, मोदी की हो या किसी और की सरकार, चलेगी नहीं। देश का युवा बहुत दिन गुमराह नहीं रहेगा। मेरी बात। तो आप सुन रहे थे संजय मौर्य जी को, मजदूर नेता को, कि पिछले दिनों जो हलचल है देश में उसको ये कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी ये कहना चाहेंगे देश के नौजवानों से कि एक दिवसीय इस तरीके की स्वतः स्फूर्त अराजक विरोध प्रदर्शनों से कोई बड़ी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अकेले आज जो नौजवान अपने नौकरी के लिए, फौज में जाने की इच्छा के लिए, राष्ट्र के लिए जो एक समर्पण की भावना है उसके लिए जो एक लड़ाई इस तरीके से कर रहे हैं, वो अकेले आज के समय में अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। देश के तमाम अलग अलग समुदायों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदायों में
अपने अपने हितों की चिंता को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है, विरोध है की भावना है। आप जानेंगे कि देश का मजदूर आबादी आज के समय में मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए लेबर कोड से अ, प्रताड़ित हो रहा है, चिंता में है, तकलीफ में है। उससे मुक्ति के लिए, उसको वापस कराने के लिए, उसका विरोध करने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन वो स्वयं को कमजोर महसूस कर रहा है, अकेला पा रहा है, निस्सहाय महसूस कर रहा है। देश की नौजवान आबादी नौकरी की चाहत में बेहद परेशान है। यही मामला नहीं, फिलहाल का ही मामला नहीं, कुछ समय पहले हमने एसएससी के जो रिजल्ट थे और तमाम उन मामलों के खिलाफ भी इलाहाबाद में, बक्सर में, देश के अन्य जगहों पे तमाम इस तरह की ही चीज़ों को देखा था। किसान अपने खेती के जो पूरा उनका जो रोजगार है, जो उनका काम है, उसमें हो रहे घाटे और घाटे की खेती की वजह से लेकर चिंतित है। देश की आदिवासी समाज जो है कि जो उसमें उनके पूरे जो जल जंगल जमीन है, जो खदान है, उसको सरकार उनसे छीन कर एक तरीके से अडानी अंबानी के सौंपने जा रही है। और तमाम देश में मुस्लिमों का जो अल्पसंख्यक आबादी है उसके खिलाफ एक भयानक माहौल बनाया जा रहा है। ये सारे ही लोग, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, अपनी लड़ाई अकेले अकेले लड़ने की बजाय एक बेहतर तरीके से, सुसंगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से इस सारे विषयों को एक साथ लाकर, एक मंच पर लाकर, एक तरीके से इस बात पर चिंतन मनन करते हुए कि आज पूरा देश की जो जिस देश का नेतृत्व हमने जिन लोगों के हाथ में सौंपा था, जिन पार्टियों के हाथ में सौंपा था, जिनके सुपुर्द किया था देश की अगुवाई करने को, उन्होंने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है और आगे हमें देश को कहाँ ले जाना है, किस तरीके का समाज बनाना है, कैसे हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं, इन सारे सवालों पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। आप देख रहे थे मजदूर समाचार। हम किन्हीं और मजदूरों के, मेहनत के जनता के समाचार, विचार, सवालों के साथ आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।